हेलो एंड वेलकम टू पार्ट टू। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनी सिटीज़ डेवलप ड्यूरिंग दैट टाइम। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी सिटीज़ जो थी जो डेवलप हुई थी। इंडियाज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज कोलैप्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बिग इंडस्ट्रीज़। जो कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? छोटी इंडस्ट्रीज़। और उसको वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। बिग इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रोथ हुई वैसे वैसे इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो कोलैप्स हो गई थी। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया इट वॉज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियाज़ कॉटेज इंडस्ट्री। जब ब्रिटिश इंडिया में आए उससे पहले इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी उनका गोल्डन एरा चल रहा था। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लाइक मुस्लिन ऑफ ढाका, एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, प्रिंटिंग, कॉम्बिंग एक्सेट्रा फ्लोरिश ग्रेटली इन इंडिया। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि ढाका का मुस्लिन, एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, प्रिंटिंग, कॉम्बिंग, ये सब जो था ये इंडिया में बहुत चल रहा था। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंजप्शन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज्ड इन इंडिया, सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया कोलैप्स्ड इन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो ब्रिटिश गुड्स जो थे उनका कंजप्शन इंक्रीज़ हो गया इंडिया में, और इसी की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो थी वो कोलैप्स हो गई। इंडियन वेवर्स डिड द वेविंग एंड डाइंग ऑफ कॉटन क्लोथ themselves। जो इंडियन वेवर्स जो थे वो कॉटन क्लोथ का वेविंग और डाइंग खुद करते थे। दे डाइड क्लोथ यूजिंग द फ्लावर्स ऑफ द पैरेट ट्री, इट मीन्स केसुडा। दे यूज टू वेव द क्लोथ ऑन हैंडलूम्स। जो क्लोथ थे वो कैसे डाई करते थे? पहले तो जो फ्लावर्स होता है पैरेट ट्री का मतलब केसुडा जो होता है, केसुडा पेड़ जो होता है उसके जो फ्लावर्स होता है उसकी हेल्प से वो क्लोथ को डाई करते थे। दे यूज़ टू वेव द क्लोथ ऑन हैंडलूम्स, और वो जो क्लोथ थे वो हैंडलूम्स पे ही वेव करते थे। साड़ीज़ लाइक बांधनी, पटोला मेड बाय वीवर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। और अब आज के समय पर जैसे कि बांधनी, पटोला, ये सब जो साड़ीज़ हैं वो अभी बहुत पॉपुलर हो गई हैं। मैनी अदर कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड इन द विलेजेस में भी बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। फॉर एग्जांपल प्योर आयरन वॉज मेड बाय मेल्टिंग कास्ट आयरन इन अ फर्नेस। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है कि प्योर आयरन जो था वो आयरन के कास्ट होता है उससे मेल्टिंग करके बनाया जाता था फर्नेस में। प्योर आयरन वॉज सोल्ड टू द मर्चेंट, और वही जो प्योर आयरन था वो मर्चेंट को मतलब व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इंडियाज रूरल इकोनॉमी वॉज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मैनी सच कॉटेज इंडस्ट्रीज विच कोलैप्स्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी जो थी वो कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से ही स्ट्रॉन्ग थी, पर ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसने ये सब को बर्बाद कर दिया। अब आते हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। विद द वन इज ऑनेस्ट of British rule, our traditional Indian industries such as cotton textiles, sculptures and metallurgy, spices etc. began to perish। रूल के टाइम पर इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल थी, स्कल्पचर्स थी और मेटलर्जी और स्पाइसेस की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हो गई? पैरिश हो गई। पैरिश का मतलब ख़त्म हो जाना, वो ख़त्म होने लगी। The decline of the Indian cottage industry began with the development of modern factories in England। इंग्लैंड में मॉडर्न फैक्ट्रीज जैसे जैसे डेवलप होने लगी वैसे इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री का क्या होने लगी? ख़त्म होने लगी। इंडियाज़ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज could not survive under the company regime। और कंपनी के शासन के वक्त ये जो इंडिया की कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री जो थी वो रह नहीं पा रही थी, मतलब कि डिक्लाइन हो रही थी, नष्ट हो रही थी। द ब्रिटिश वांटेड टू रूल ओवर मोर एंड मोर टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज। इंग्लिश इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया के
ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी पे रूल करना चाहते थे। दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ मार्केट, और उन्होंने इंडिया को एक मार्केट की तरह कंसिडर किया था। द कंपनी गेन्ड ह्यूज प्रॉफिट बाय गेटिंग चीप रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग दैट एट a हायर प्राइस इन यूरोप। जो कंपनी थी उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन किया था, क्योंकि वो इंडिया में बहुत चीप रेट से रॉ मटेरियल्स खरीदती थी और उसको यूरोप में हाई प्राइस पे सेल करती थी। द इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंग्लैंड डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, और जो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिया के कॉस्ट पर ही डेवलप होती थी। However, towards the end of the 19th century, with the scientific research, industries such as the linen, cotton, textile, iron and steel, paper, chemicals, leather making, and shipbuilding began to grow slowly and steadily. जो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिफिक रिसर्च से पता चला कि इंडस्ट्रीज जैसे कि लाइनिन, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, पेपर, लेदर मेकिंग और जो शिप बिल्डिंग के लिए जो वर्क था वो ग्रो हो रहा था, धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और स्टेडी हो रहा था। एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल्ड द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, द पास ऑफ डेवलपमेंट बिकेम स्लो। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंडस्ट्रीज मतलब कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को हिंडर्ड कर दिया था। मतलब हिंडर का मतलब होता है रोक देना। सो उन्होंने इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके डेवलपमेंट को रोक दिया था और इसी की वजह से उनका जो डेवलपमेंट था वो स्लो हो गया। हाउएवर टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड, और इसी की वजह से आयरन और स्टील की जो टेक्सटाइल्स थी, इंडस्ट्रीज़ थी, वो क्या हो गई, फ्लोरिश्ड हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज वर्ल्ड फेमस। बहुत पुराने टाइम से इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। द प्रोपोजिशन of Indian muslin and patola was considered as the identity of रिच। जो इंडियन का जो मुस्लिम होता है क्लोथ और पटोला होता है वो रिच होने की आइडेंटिटी देता है। बट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज एवरीथिंग, पर ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसने सब कुछ चेंज कर दिया। इंग्लैंड प्रोड्यूस्ड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ टेक्सटाइल यूजिंग मशीन। जो इंग्लैंड था उसने बहुत सारी टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस की बहुत बड़े बड़े मशीन्स की हेल्प से। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट सर्वाइव इन कंपटीशन, और जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो इस कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाई। हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया बिकम अनएम्प्लॉयड, और जो इंडिया के हैंडलूम वीवर्स थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो इंडिया में कहाँ पर हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ था। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया स्टार्टेड इन 1854 AD इन मुंबई। मुंबई में सबसे पहले 1850 मतलब इंडिया में टेक्सटाइल मिल कहाँ पर पहले शुरू हुई थी, मुंबई में 1854 AD में हुई थी। देन टेक्सटाइल मिल्स स्टार्टेड इन प्लेसेस लाइक अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, मद्रास, चेन्नई। और मुंबई में ये स्टार्ट होने के बाद बहुत सारी जगहों पर शुरू हो गई, जैसे कि अहमदाबाद, नागपुर, मद्रास एंड सोलापुर। 106 मिल्स स्टार्टेड इन अहमदाबाद इट्सेल्फ, और अहमदाबाद में खुद ब खुद 106 मिल्स जो थी वो स्टार्ट हो गई। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड फ्लोरिश्ड इन मैनचेस्टर इंग्लैंड, और इंग्लैंड के मैनचेस्टर में इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो फ्लोरिश हो गई, बर्बाद हो गई। Therefore, अहमदाबाद वॉज कंसिडर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसी की वजह से अहमदाबाद जो है वो इंडिया का मैनचेस्टर कहलाया जाता है। रणछोड़ लाल छोटा लाल स्टार्टेड द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद ऑन 30 मई 1861। जो रणछोड़ लाल छोटा लाल जो थे उन्होंने अहमदाबाद में 30 मई 1861 को फर्स्ट मिल स्टार्ट की थी। यहाँ पर रणछोड़ लाल रेडिया वाला यहाँ पर दिखाया गया है। द एंसेस्टर ऑफ रणछोड़ लाल रेडिया वाला वेर ओरिजिनली फ्रॉम पाटन। ये जो रणछोड़ लाल
रेडिया वाला जो थे वो कहाँ के थे, पाटन के थे। हिज फादर छोटा लाल सेटल इन अहमदाबाद, पर उनके जो फादर थे छोटा लाल वो कहाँ सेटल हुए, अहमदाबाद में। रणछोड़ लाल वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 24 1823। उनका बॉर्न कब हुआ, 24 अप्रैल 1823 में। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हिम इन अहमदाबाद इन 1861 AD। और उन्होंने फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद में शुरू की 1861 AD में। सेकेंड मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बेचरदास लश्करी इन 1867 AD इन अहमदाबाद। और सेकेंड मिल कब शुरू हुई अहमदाबाद में, 1867 AD में हुई। और किसने की थी, बेचरदास लश्करी ने की थी। ही वॉज कड़वा पाटीदार, और वो कौन से थे, कड़वा पाटीदार थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन सोलापुर एंड मदुराई ऑफ साउथ इंडिया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो साउथ इंडिया के सोलापुर और मदुराई में शुरू हुई थी, मतलब डेवलप हुई थी। विद एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंडियन आर्टिसन बिकेम अनएम्प्लॉयड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब से आई तब से इंडियन आर्टिसन जो थे वो अनएम्प्लॉय हो गए थे। However, India's native textile art was not completely ruined। और हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का जो टेक्सटाइल आर्ट जो था वो पूरा बर्बाद नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा अभी भी चल रहा था। फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव सारी बॉर्डर्स कॉम्प्लेक्स वीविंग वॉज रिक्वायर्ड। और साड़ी की बॉर्डर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स वीविंग जो था वो रिक्वायर था। हैंस देयर वाज ऑलवेज नीड फॉर सच आर्टिसन। और इसीलिए ऐसे आर्टिसंस की नीड थी, मतलब कि ज़रूरत थी। एट दैट टाइम सोलापुर मीन्स महाराष्ट्र, मदुराई तमिलनाडु वर इट्स इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। और वो टाइम में उसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स कौन से थे, सोलापुर एंड मदुराई। The textile artisans and the textile industry faced many difficulties along with the excessive taxes during the British rule। जो टेक्सटाइल आर्टिसन जो थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हैवी टैक्स लगा दिया था सब पे। द ब्रिटिश क्लॉथ वॉज सोल्ड एट चीपर रेट्स इन इंडियन मार्केट्स, बट द इंडियन प्रोड्यूसर्स हैड टू सेल एट द सेम प्राइस विच दे कुड नॉट अफोर्ड। जो ब्रिटिश क्लॉथ जो थे वो इंडियन मार्केट जो थे उसमें चीपर रेट्स में बिकते थे, पर जो इंडियन प्रोड्यूसर थे वही रेट में वो जो करने जाए तो वो एफर्ट नहीं कर सकते थे। वही प्राइस में जो वो सेल करने जाए इंडियन प्रोड्यूसर्स तो वो एफर्ट नहीं कर सकते थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज द पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन रूरल इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंड वीविंग, कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गॉट अ बूस्ट। पर जब से महात्मा गांधी जी आए थे तब से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, फ्रीडम मूवमेंट के एक पार्ट हो गया था। और वहाँ पर इंडियन की जो रूरल इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडलूम थे, हैंड वीविंग, कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो सब था वो सब इंडस्ट्रीज़ ने एक बूस्ट किया था, मतलब वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगी थी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया गेन्ड momentum due to disturbance in Europe during the First World War। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था इंडिया में उसने यूरोप में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारा मोमिनेंट जो था वो गेन कर लिया था। जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश द फर्स्ट आयरन फैक्ट्री इन साकची नाउ जमशेदपुर। जो जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने साकची में, मतलब कि जो अभी जमशेदपुर कहते हैं हाँ, उधर फर्स्ट आयरन फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट की थी। एज सुन एज दिस फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश, बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील स्टार्टेड इन इंडिया। और जैसे ही ये फैक्ट्री जो थी वो एस्टेब्लिश हुई तब से आयरन और स्टील की जो बेसिक इंडस्ट्री थी वो भी इंडिया में शुरू हो गई। The era of iron smelting in India came to an end with the advent in innovative method of producing iron because the former required a lot of coal। पर
ये जो आयरन का जो एरा था वो इंडिया में बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि जो उसका जो प्रोड्यूसर था उसको बहुत इसको आयरन को बनाने के लिए, आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे कोल की ज़रूरत पड़ती थी। अंडर द न्यू ब्रिटिश लॉ इट वॉज नाउ डिफ़िकल्ट टू गेट कॉल फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ब्रिटिश लॉ के न्यू ब्रिटिश लॉ के अंडर में अब फॉरेस्ट में से कोल निकालना मुश्किल होता था। विथ द commencement of iron and steel प्रोडक्शन अदर इंडस्ट्री ऑल्सो स्टार्टेड। और आयरन और स्टील प्रोडक्शन की वजह से दूसरी जो इंडस्ट्री थी वो भी स्टार्ट हो गई। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु इट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना था, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसने आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी थी। आयरन एंड स्टील फैक्ट्री स्टार्टेड एट कुल्टी, बुरहानपुर एंड भद्रवती। और आयरन और स्टील फैक्ट्रीज जो थी वो कहाँ कहाँ पर शुरू हुई थी? कुल्टी, बुरहानपुर एंड भद्रवती में हुई थी। थस ग्रेजुअली मेटलर्जी डेवलप्ड इन इंडिया। और इसी वजह से इंडिया में मेटलर्जी डेवलप हुई थी। यहाँ पर नोटिस में 2 है, पहले हम छोटा वाला कर देते हैं। नोटिस में ये नोटिस में पहले है द स्वॉर्ड ऑफ, मैं ये करवा रही हूँ नोटिस। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वॉज अ मास्टर पीस ऑफ इंडियन मेटलर्जी। जो टीपू सुल्तान था उसकी जो ये स्वॉर्ड आपको दिख रही है वो इंडियन मेटलर्जी की मास्टर पीस थी। द स्वॉर्ड वॉज so sharp that it could easily cut through the enemy's armor because wood, steel with a high carbon content was used in making this sword। और क्योंकि ये जो स्वॉर्ड थी वो बहुत शार्प थी कि वो एनिमी के आर्मर जो होता है, मतलब एनिमी जो ये वो लेकर घूमता है ना, ढाल जो जिसको हम बोलते हैं, ऐसा गोल। सॉरी, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। इसमें मैं लेती हूँ येलो कलर। ओके, ये भी नहीं दिख रहा, कौन सा लूँ? इट वॉज, मैं दूसरा ले लेती हूँ। ये ले लेती हूँ, ये, या तो फिर ये जो होता है उसमें ऐसे जो ढाल लेकर घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्मर कहते हैं। सो वो एनिमी के वो जो ढाल होती है उसको भी इजीली कट कर सके, वैसी उनकी वो स्वॉर्ड थी। स्वॉर्ड का मीनिंग होता है तलवार, क्योंकि उसमें वुड का जो स्टील होता है वो बहुत था और उसमें वो हाई कार्बन की बनी हुई थी। और जो हाई कार्बन हो किसी स्वॉर्ड में या किसी आयरन और स्टील की के एलिमेंट में, सो वो बहुत ही शार्प होता है। और इसी की वजह से उनकी जो स्वॉर्ड थी वो बहुत शार्प थी। अब मैं मेरा कलर फिर से चेंज कर लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ ये कलर, ये अच्छा है। ओके, अब दूसरा है नोटिस, तो बड़ा वाला जो है वो नोटिस। रणछोड़ लाल हैड टू क्लोज हिज फैक्ट्री इन भरूच, सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद। रणछोड़ लाल जो थे उनको भरूच में अपनी फैक्ट्री क्लोज करनी थी, इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल शुरू करने का डिसीजन लिया। दादा भाई नवरोजी वॉज इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, और वो टाइम पे दादा भाई नवरोजी जो थे वो इंग्लैंड में थे। ही बॉट लूम्स एंड सेंड देम टू मुंबई इन अ स्टीमर, और उन्होंने लूम्स लिए और मुंबई में स्टीमर की मदद से पहुंचाए। सिंस देयर वाज नो रेलवे इन अहमदाबाद एट दैट टाइम, और वो समय पर अहमदाबाद में रेलवे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुंबई में स्टीमर की मदद से वो लूम्स पहुंचाए। द लूम्स वर ब्रॉट वाया सी रूट बाय दिस सैंक इन द सी, और वो जो लूम्स थे वो कहाँ से लाए गए थे? सी रूट में से लाए गए थे। द
इंग्लिश इंजीनियर हु हैड टू फिक्स द लूम्स डाइड ऑफ कोलेरा। और जो इंग्लिश इंजीनियर जो था जिसने लूम्स को फिक्स करना था वो कॉलेरा की वजह से मर गया, इसीलिए जो लूम्स थे वो सी में सैंक हो गए। यहाँ पर लिखा है बट दे सैंक इन द सी। व्हाट टू डू इन सच कंडीशन, और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। इवन इन सच डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे अगेन ऑर्डर लूम्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड सेटअप मील इन अहमदाबाद। फिर भी उन्होंने इंग्लैंड में ऑर्डर दिया लूम्स का और अहमदाबाद में मिल सेटअप कर दी। अहमदाबाद कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी वॉज सेटअप इन अ desolate area of Shahpur by erecting thatched roof in 1859 AD with a capital of 1 lakh rupees 1 lakh rupees। देखिए, तो भी उन्होंने अहमदाबाद में क्या सेटअप किया, मिल सेटअप किया और उसका नाम था अहमदाबाद कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। और उन्होंने शाहपुर के डिसोलेट एरिया में उसको सेटअप किया था। 1859 एडी में उन्होंने उसको एक थैच्ड रूफ जो होता है वो लगवाया था, जो 1 लाख रुपीज़ का था। इन 1861 AD at 4:45 PM the first whistle was blown in this mill। और 1861 AD में 5 PM मतलब 4:45 PM को इस मिल में फर्स्ट विशल ब्लॉन हुई थी। इसको शुभारंभ जिसको हम कहते हैं वो इसका हो गया था 4:45 PM को। सो यहाँ पर हम अपना पार्ट 2 पूरा करते हैं। ये जो पार्ट है लास्ट पेज जो रहा है वो हम करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।